नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नोटबंदी से लोग खासे परेशान हैं। सरकार लाख दावे करे मगर वो अब तक लोगों को राहत नहीं दे पाई है। 14 दिन बाद भी बैंकों में कैश चेस्ट खाली है। लोगों को देने के लिए बैंकों के पास पैसे नहीं हैं। गरीब पुराने नोट होते हुए भी दाने दाने को मोहताज हैं। बैंक में दिन भर लाइन लगाकर लोग अपने पैसे बदलने के लिए परेशान हैं। कई जगहों पर लोगों ने आत्मदाह तक की कोशिश की है तो कई जगहों पर लोगों पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं। सरकार को विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक घेरा है मगर अंत में पिस रही है जनता। आज बड़ी बहस फिर से हम इसी मुद्दे पर करेंगे जिसे हम कह रहे हैं दर्द नोटबंदी। बैंड बाजा कैटर्स तैयार हैं लेकिन शादी कैसे होगी, शॉपिंग कैसे होगी? शादी वाले घरों में कैश नहीं है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो लंबे समय से लाइन में लगा हुआ है। किसान बीज और खाद के लिए परेशान है। घरों में कुछ राशन है और कुछ की चिंता है। सभी परेशान है। किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैंक की लाइनें कम हुई हैं लेकिन लगातार लगी हुई हैं। सरकार कहती है इंतजार करिए, सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही है दर्द नोटबंदी। दर्द नोटबंदी। जी हां, नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हैं। कहीं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है तो कहीं परेशान होकर वो आत्महत्या तक की कोशिशें कर रहे हैं। यूपी के संभल में एटीएम की लंबी लाइन में लगे लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। एक होश भी हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बागपत के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर नोट बदलने के लिए लाइन में लगे लोगों पर भी पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। लाइन की बैरिकेडिंग टूट जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने महिला सहित कई युवकों को जमकर पीटा। यूपी के फतेहपुर में बैंक लाइन में लगे किसानों पर भी लाठियां बरसाई गई। कई लोग भगदड़ में गिरने से घायल हो गए। पुराने नोट ना बदले जाने से परेशान होकर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब भी नंबर आने को था पैसे खत्म नहीं थे। 4-5 बजे सुबह 5 बजे से लाइन में लगा, 5 बजे तक नंबर आ गया क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है। क्या करेंगे? फिर क्या किया आपने? क्या किया? तेल लगाई। 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद बिहार के बगहा में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों की बात तो दूर, बैंक की शाखाओं में भी ना तो नोट बदले जा रहे हैं और ना ही कैश का भुगतान हो रहा है। मजदूर मजदूरी छोड़कर 5 दिनों से बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। घर में 500 और 1000 के नोट होने के बावजूद लोग सब्जी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। नोटबंदी से वो घर भी परेशान है जहां शादी होनी है। शादी के लिए नियम तो लचीले कर दिए गए हैं मगर अब भी कई बैंक हैं जो इन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। पन्ना में इलाहाबाद बैंक वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं जिस कारण श्रीवास्तव जी के परिवार को रुपए नहीं मिले। श्रीवास्तव जी 7 दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और 2 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी होनी है। पैसा ना मिले तो कैसी शादी होगी? आप बताओ, हर चीज में पैसा लगता है। शादी ब्याह में शादी का कार्ड तो हम लेके गए रहे, यहाँ दिया हमने मिले सबको। हाँ, एफिडेविट लेके हमने दिखाया उनको। तो एफिडेविट में क्या लिख के? उन्होंने लिख दिया कि एफिडेविट में कि हमारे पास में कोई नियम नहीं है। लड़की की शादी करना है, 1 हफ्ते में 24,000 बोल रहे थे। 24,000 में क्या होना है बताइए आप खुद? हमारा पैसा खुद जमा है और हमारा पैसा ही नहीं दे रहे हैं। 2.5 लाख का पेमेंट होना, लेकिन उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो आरबीआई की गाइडलाइन अभी तक नहीं आई जिस कारण बैंक का सर्कुलर नहीं आ रहा है। बैंक का सर्कुलर जैसे ही आता है वैसे ही लोगों को पेमेंट कर दिया जाएगा। पहले आरबीआई की गाइडलाइन जब तक आ जाए उसके बाद ही बैंक सर्कुलर जारी कर सकती है। देहरादून में कई दूल्हों और दुल्हनों को बैंकों से लेकर जिला प्रशासन के यहाँ रकम निकालने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 10 दिन तो हो ही गए। पहले हम बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे और उन्होंने बोला कि हम तो पैसा आ ही नहीं रहा, तुम्हारा स्टेट बैंक में आ रहा है, तो उन्होंने बोला उधर ट्रांसफर कर देता है। उधर करवाया, अब वो उधर ये प्रॉब्लम हो रही। 10 दिन हो गए ये काम होते होते। आज तक ना शादी कार्ड लेके पैसा लेके दिखा रहे हैं कि 24,000 रूपए देंगे, बैंक में जाओ तो 4,000 रूपए पकड़ाते हैं हमारे हाथ में। लोगों के आक्रोश का निशाना बैंक बन रहे हैं।
राजस्थान के कोटपुतली में विजया बैंक के एटीएम का दरवाजा भीड़ के दबाव के कारण टूट गया। राजस्थान के ही नागौर में पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी बैंक से कैश नहीं दिया गया। इससे लोगों के कई जरूरी काम अटक गए। जरूरत है मुझे पैसा। क्या हुआ? मेरी माता जी की इंतकाल होया। अच्छा, तो फिर बैंक वाले आपको जुमरात की पा दिया है। अच्छा, और आपके पास पैसा नहीं है? केनरा बैंक वाले क्या बोले आपको? कल आएगा रोजी कल आके जाते। नोटबंदी से आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकार विपक्ष को भी समझा नहीं पा रही है। विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर सरकार को घेरा। दोनों ही सदनों की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू समेत कई पार्टियों ने जंतर मंतर पर हमला बोला। सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी के दौरान सरकार बार बार नीतियों में बदलाव कर रही है। एक नीति लागू होने से पहले ही उसे बदल दिया जा रहा है। इससे सवाल उठने लगा है कि लोगों को राहत कब तक मिलेगी, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार ने नमो ऐप लाकर लोगों से सवाल पूछे हैं, मगर ये खुद सवाल खड़े करता है कि नमो ऐप किसके लिए है? क्या किसान नमो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं? नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को रुपए देने का ऐलान किया है। दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। आज सैंक्शन हो गए तो कल तक तो पैसा तो डीसीसीबी में पहुंच ही जाएगा। हाँ, जैसे सैंक्शन होता है वैसे ये हो जाता है। इसमें ज्यादा टाइम लगता है और मोस्ट ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। हाँ, वो बराबर। उसके बाद में एक्चुअली पैसा अवेलेबल कराना जो है कैश में, ये एक दिक्कत का बात है। आजकल जितना रिक्वायरमेंट्स है वो कैश नहीं आ रहा है। जब शादी ब्याह वाले घरों के लिए इतने नियम कानून बनाए गए हैं, क्या ये पैसे भी आसानी से किसानों तक पहुंच पाएंगे? इसमें संदेह है। किशोर बियानी के बिग बाजार के माध्यम से कार्ड स्वाइप करके लोगों को पैसे देने के नियम पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक निजी कंपनी को बैंकिंग के काम का जिम्मा आखिर क्यों दिया जा रहा है? भले ही ये कुछ हद तक ही है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इन सब के बावजूद तो तकलीफ, जो परेशानी आपने देखी, लोगों की बातें सुनी कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, लेकिन इन सब के बाद अब संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली बयान दे सकते हैं, क्योंकि संसद में गतिरोध बना हुआ। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वो चुप थी, वो वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि समय देखते हैं, उसकी धार देखते हैं, लेकिन अब वो मुखर हो रही हैं क्योंकि व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खामियां हैं, कहां तकलीफें हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ एनओबीडब्ल्यू के वीपी अश्वनी राणा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश हिंद मेरे साथ मौजूद होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम रायपुर चलेंगे और वहां पर नाबार्ड के जनरल मैनेजर डॉक्टर आर.एम. कुम्मूर भी मेरे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। नाबार्ड को भारी भरकम राशि दी गई है कि किसानों तक ये पैसा पहुंच पाए, लेकिन संकट है कि क्या नगद मिल पाएगा, पहुंच पाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं। और हम ये भी जानेंगे कि ये देश का कौन सा फैसला है कि इतने दिनों बाद भी अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं खुद के पैसे लेने के लिए, जिनका टैक्स जमा हो चुका है और आपने एम्बार्गो लगा दिया है कि मैं अपने पैसे नहीं निकाल सकता सरकार की बिना मर्जी के। क्या इसे आर्थिक इमरजेंसी नहीं कहेंगे, आर्थिक आपातकाल नहीं कहेंगे? और ऐसा कौन सा तमाम बातें और तमाम चिंताएं जिनको लेकर बहस हो रही है सरकार की। आज ही आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि इनकम टैक्स को क्या नहीं पता, इनकम टैक्स के अधिकारियों को नहीं पता कि काला धन किसके पास है, और अगर नहीं पता तो ऐसे इनकम टैक्स का क्या मतलब है, और अगर पता है तो सबसे पहले गड़ा उनका नहीं पकड़ा गया क्यों? ये बड़ा सवाल है। चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम उपाध्याय साहब से पूछना चाहेंगे। उपाध्याय जी, एक अजीब सी स्थिति सरकार के सामने बन गई है। सरकार ने फैसला लिया गया, ये कहा गया कि जाली करेंसी आतंकवाद के खात्मे को लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए, नक्सलियों की परेशानियां बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काले धन को रोकने की बात की जा रही थी वो काले धन तो अभी भी चार्टेड प्लेन में जा रहा है, वो काला धन तो अब भी सफेद हो रहा है, और वो काले धन वाले लोग तो लाइन में नहीं लग रहे हैं, वो बैंक के बाहर नहीं लग रहे हैं, वो एटीएम के बाहर नहीं लग रहे हैं। तो ये जो परेशानी है, इस परेशानी का जनक कौन, और क्या सरकार ये फैसला लेते समय ये अनुमान नहीं लगा पाई थी, या उसे अनुमान था उसके बावजूद भी ये फैसला लिया? नहीं, सरकार ने
बहुत सलाह करके किसी से ये फैसला नहीं लिया, और जैसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोगों ने एक सीक्रेट सी मीटिंग करके ये फैसला लिया है। तो इसके चलते हुए उनको ये आभास नहीं था कि इतनी परेशानी इकोनॉमी में, जनता में, समाज में पैदा हो जाएगी। अब उनको लग रहा होगा कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, हालांकि ये वो कभी कहेंगे नहीं इस बात को, लेकिन नहीं जो भी बोल रहे हैं, ये फैसला क्यों लिए बोल रहे हैं कि जाली करेंसी खत्म करने के लिए, नक्सलवाद, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, और ये बता भी रहे हैं कि श्रीनगर में पत्थर फेंकना बंद हो गए हैं उसके लिए, और देश में जो काला धन है, उनका बड़ी संख्या में काला धन है, बड़े लोगों के पास जो काला धन है, और छोटे गरीब लोगों के पास भी काला धन है, क्योंकि जो भी लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सारे देश में इस तरह का एक डिस्टरबेंस पैदा करना, सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में, सबकी आर्थिक मामलों से मिली हुई जो भी उनकी कार्यवाही, उस सबको रोकना, तो उद्देश्य रहे होंगे, ठीक है। अब वो किस हद तक उद्देश्य उनके पूरे होते हैं उसका भी आंकलन थोड़े दिनों बाद ही हो पाएगा, लेकिन जो तरीका अपनाया है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वो किसी भी तरह से सही जायज नहीं ठहरा सकता, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों की जो रोज उनका जीवन है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और समझना चाहता हूं, क्योंकि जब आप जो बातें बताएंगे उसी आधार पर इस बहस को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम जानकार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप आर्थिक जानकार हैं तो हम आपसे समझ सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं ये जो स्थिति है ये कब तक रहने वाली है, क्योंकि नगद की परेशानी है और सरकार भले ही छुपाए, लेकिन जितनी तेजी के साथ नोट छपने चाहिए, बैंकों में पहुंचने चाहिए, एटीएम के पास पहुंचने चाहिए, वो है नहीं। ये यही सबसे बड़ी समस्या है। 2-3 महीने में अभी तक जितना छपा है तो वो कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ छपा है। इनको कम से कम एक नॉर्मल सी स्थिति पैदा करने के लिए 10 लाख करोड़ की तो कम से कम जरूरत है। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 3 महीने में 1.5 लाख छपा है तो 10 लाख करोड़ छपने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कितने दिन तक जनता इस चीज का इंतजार करेगी। ये 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी ने कहा है कि 50 दिन तक इंतजार करो, लेकिन 50 दिन तो आने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो कब तक ये चलेगा, कब तक पूरी जो कम से कम जितना चाहिए पैसा, कम से कम 10 लाख करोड़ तो चाहिए, तो वो कब तक उनको छाप पाएंगे। अगर 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए और अभी जैसा कि बता रहे हैं कि 1.25 लाख या 1.5 लाख करोड़ छपा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गैप है, और इतना गैप है तो क्या 50 दिन में वो परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नाबार्ड के जीएम आरएम कुम्मूर साहब हमारे साथ मौजूद है। कुम्मूर साहब, 20,000 21,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के पास पहुंच गया है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी हो गया है, तो क्या हम ये माने कि जिस तेजी के साथ दिल्ली से आपके पास ये पैसा पहुंचा है, आरबीआई के पास से आपके पास ये पहुंचा है, उतनी तेजी के साथ किसानों को ये पैसा मिल जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी? देखिए, नाबार्ड का एक सिस्टम होता है, ऑलरेडी साल में एक बार इनको जो भी खरीफ सीजन के लिए हो या रबी सीजन के लिए हो, उसका लिमिट जितना भी चाहिए उतना सैंक्शन रहता है। उसमें खरीफ में जितना वो अवेल किया है, उसका बाकी जितना भी अमाउंट है वो अपना रबी सीजन के लिए वो ले सकता है। सिंस ऑलरेडी ये सैंक्शनड है, उसको जैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से एप्लीकेशन नाबार्ड में आएगा, एक दिन में वो स्क्रूटिनाइज होकर फंड इंडेंट हो जाएगा। अगले दिन जो है ये फंड उनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा। उसी दिन वो नहीं, लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पहुंच जाएगा। क्या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जितनी भी हैं वो मैनुअल हैं या सर्वर बेस्ड हैं? पूरा सर्वर बेस्ड है। नॉट ओनली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, हमारा देश भर जो 370 डीसीसीबीस है ये भी अभी ऑनलाइन है, इसलिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी डीसीसीबी में भी एक ही दिन में पैसा जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। और किसानों को कितने दिन में मिलेगा? था ये किसमें किसानों को कितने दिन में मिलेगा? या ये जो किसान मेंबर्स रहता है, पैक्स का जो 3rd लेवल का टायर होता है, लेकिन उसको पैसा जो है ये किसान
डीसीसीबी का बैंक से ही मुआवजा कराना होता है, इसलिए सेम डे जिस दिन वो डीसीसीबी में पैसा मिल जाता है उसी दिन किसानों का अकाउंट में ये क्रेडिट कर सकता है। लेकिन ये इश्यू ये नहीं है, हमारा जो किसान है उनको लिए समझिए 1 लाख रुपए कैश क्रेडिट उनको क्रॉप लोन सैंक्शनड है, इसमें 40% जो है वो काइंड में लेता है, ये दवाई हो, बीज हो या खाद। उसके अलावा 60% जो रहता है इसको कैश में देना होता है। इश्यू ये है जब फंड्स डीसीसीबी का खाते में आता है वो उनको किसान को ट्रांसफर भी कर देते हैं, लेकिन जो 60% जो कैश में देना है वो कैश के लिए अरेंजमेंट करना जरूरी है। इसलिए सब आरबीआई से तरफ से आज एक एडवाइजरी सभी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को इश्यू हुआ है जिनका पास कैश चेस्ट रहता है और उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में डीसीसीबीज का और आरआरबीज का जितना भी क्रॉप लोन के लिए रिक्वायरमेंट है इसको देने के लिए बताया गया हुआ है। इसके अलावा इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ छत्तीसगढ़ शासन का चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल भी एक मीटिंग लिया हुआ है, उधर भी सब हमारा छत्तीसगढ़ में 74 कैश चेस्ट है, उसमें से ज्यादातर हमारा 52 ये जो है ये एसबीआई में है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इनका चेस्ट है। ओनली थिंग कैश हैज टू रीच देयर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वंस कैश इज अवेलेबल इन द chests have been advised to meet in sufficient quantity the requirements of the DCCBs। दोनों तरह की हमने बातों को समझने की कोशिश की। सरकार एक और प्रयास कर रही है लेकिन बहुत देरी से कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज 15वां दिन हो गया और 15 दिन के बाद कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। 15-16 दिन में अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। आलोक जी, संसद में गतिरोध बना हुआ है। गतिरोध इस बात को लेकर है कि पहले प्रधानमंत्री सुने, फिर प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें और जनता की जो तकलीफ है उस तकलीफ को समझते हुए सरकार कदम उठाए। देखिए मानो जी, मैं समझता हूं कि सरकार का आज पूरी तरह से लोकसभा के अंदर बहुमत में है भारतीय जनता पार्टी, और जब वोट मांगा गया तो मोदी साहब के नाम पर वोट मांगा गया, कोई बीजेपी के नाम पर नहीं मांगा गया। निर्णय हुआ तो निर्णय आरबीआई का जो काम होना चाहिए था उसकी पूर्व में मोदी साहब ने अपनी मोहर लगा दी, लेकिन जवाब नहीं देंगे। वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मीडिया में जवाब देंगे, बाकी तमाम मंचों पर जवाब देंगे। अरे भाई संसद में आइए, आप संसद में आकर जवाब दीजिए। लगभग 2.5 लाख बैंकों की ब्रांच है, 2.5 लाख के करीब एटीएम हैं, सबके बाहर लगभग 200, 250, 300, 400 लोग आज पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं। तो लगभग 3 करोड़ लोग आपने लाइनों में लगा दिए, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। किसान की बुआई नहीं हो रही है, जिस तरह से धान की फसल जो खरीफ की थी उसके लिए आढ़ती पैसा नहीं दे रहा है, रबी की फसल जो गेहूं की सामने है उसकी बुआई नहीं हो रही है। आप फिर कहते हैं कि साहब मेरे से सवाल मत पूछिए वरना आप एंटी नेशनल हैं। किस तरह की राजनीति हो रही है? पार्लियामेंट को चलाना नहीं चलाना ये तो अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी ने पहले ही ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सत्ता पक्ष का काम है। क्या आप सत्ता पक्ष को इतने बड़े फैसले लेने के बाद भी आपने एक बार भी ऑफिशियली अनऑफिशियली बुलाया कि बैठकर बात कर लें? 1 करोड़ के करीब पिछले 12-13 दिन के अंदर रोजगार चले गए। कौन जिम्मेदार है? क्या अरुण जेटली साहब, अमित शाह साहब अपने घर में नौकरी देंगे सबको? शहरों से पलायन हो रहा है, जो लोग कर्मचारी लोग हैं कि शहरों में मॉनिटरी जो जिस तरह से लिक्विडिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उस वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मंडियों से लोग जा रहे हैं, किसान का माल मंडी में सड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि साहब हमसे सवाल मत पूछिए वरना आप देशद्रोही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर 6 महीने तक इकोनॉमी बैठ जाती है, आज वर्तमान में भी जो आर्थिक मंदी चल रही थी उसका पूरा चारों तरफ असर दिख रहा था, रियल एस्टेट बैठ जाता है, सीमेंट स्टील इंडस्ट्री बैठ जाती है, कहीं पर भी तो आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। रुपये वर्सेस डॉलर गिर रहा है लगातार। गणेश जी, ये तमाम सारी इतनी दिक्कतें हो जाएंगी, ये तमाम सारी परेशानियां हैं और इसे देश का मीडिया दिखा भी रहा है। खुद प्रधानमंत्री भावुक होते हैं और अपने सांसदों से कहते हैं कि जरा क्षेत्र में जाइए, जनता को समझाइए और बताइए कि ये उनके फायदे का फैसला है। उसके बावजूद भी जनता समझने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों को शायद ये लगा कि जल्दी खत्म हो जाएगी परेशानी, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हुई है। देखिए, इतना बड़ा फैसला हुआ है जो देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होगा इससे, कालाधन खत्म होगा इससे, जाली नोट जो देश में आ रहे थे जिससे
आतंकवाद पनप रहा था वो खत्म होने वाला है और इसकी जरूरत है कि ये काला धन किस तरह समाप्त हो। ये बहुत बड़ी मांग, कोई आज की मांग नहीं थी जी, बहुत लंबे समय से इसकी मांग पूरे देश की जनता कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम उठाया है और देश को इस तमाम सारी मुसीबतों से बचाने के लिए एक नया तरीका खोजा है। स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ा फैसला होता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है और इसीलिए उन्होंने 50 दिन का समय देशवासियों से मांगा। देश के लोगों ने उनको पूरा समय दिया भी और अभी तो 14 दिन हुए हैं। धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। ये प्रतिपक्ष के लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मनोज जी उत्तर देना चाहूंगा। जी आलोक जी, पर उनको साथ चलना चाहिए, वो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ विरोध कर रहे हैं। जहां तक सवाल संसद में चर्चा का है, हमने तो शुरू से ही कहा है आप आइए चर्चा करिए। जब चर्चा शुरू करेंगे तब ना प्रधानमंत्री आएंगे जवाब देने। जब चर्चा नहीं शुरू करेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे। आज जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आए थे तो भी हंगामा चल रहा था। उस वक्त हंगामा नहीं होता, अगर बात होती तो प्रधानमंत्री जी बात करते। हाँ लोग जी जवाब दीजिए। इसके बावजूद भी ये पूरी तरह से देखिए 4-5 चीजें भाजपा के सांसद महोदय ने 3-4 चीजें बहुत अच्छी कही हैं। मैं इनका सिलसिलेवार उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो गणेश जी जवाब सुन लेते हैं। जी चलिए अब उल्टा ही शुरू करते हैं। सांसद महोदय ने अंत में ये कहा कि अगर इनके पास अच्छे सुझाव हैं तो सुझाव हम मान लेंगे, सुन लेंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार की तरफ से ऑफिशियली अनऑफिशियली कांग्रेस को नहीं, क्या पूरे विपक्ष में किसी को भी आपने किसी भी तौर पे ऑफिशियली अनऑफिशियली कोई निमंत्रण दिया, कोई बैठने की मीटिंग के लिए किसी को बुलाया? किसी को नहीं, क्योंकि तुगलकी फरमान है, कोई दूसरा उसके ऊपर अमल कर नहीं सकता है। मोदी जी संसद में नहीं आएंगे, लोकसभा में आपका बहुमत है, फिर आपको ये क्या पड़ी है कि कौन से नियम के तहत चर्चा होगी? अरे भाई बहुमत है, आप किसी भी नियम के तहत चर्चा करा लीजिए, लेकिन उस पर भी आपको अंकुश लगाया हुआ है। मोदी साहब चाहते हैं कि मेरे ही सांसद जाकर बताएं, बाकी सांसद ना बताएं। अगर आपका इतना अच्छा फैसला है तो मोदी साहब को चाहिए था पूरी पार्लियामेंट में जितने संसद बैठे हैं अपने क्षेत्रों में जाएं और इसकी अच्छी अच्छाइयां बताएं। फिर बात ये तो फैसला जो था बड़ा। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं राणा साहब, क्योंकि आज हमने देखा आप ही की एक एसोसिएशन, आपसे जुड़ी एसोसिएशन या वर्करों से जुड़ी एसोसिएशन ने कहा कि गवर्नर साहब इस्तीफा दें क्योंकि वो हालत को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो हालत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों की स्थिति ऐसी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अब लोगों का सब्र खत्म हो रहा है, लोगों के इंतजार लगातार कर रहे हैं, स्थिति रुक नहीं रही है। मेरा पैसा, मैं अपना पैसा अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं निकाल सकता, सरकार तय करेगी कि मुझे एक हफ्ते में कितना पैसा मिलेगा, एक दिन में कितना पैसा मिलेगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जरूरतें कुछ ज्यादा हैं, किसी के घर पर शादी है, किसी के घर पर समारोह है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर कुछ भी होता है तो अब बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होने लगी है, आपराधिक मामले दर्ज होने लगी हैं। ऐसी स्थिति में आपकी एसोसिएशन क्या कहेगी तब जबकि कई घंटे तक काम करते हुए बैंक के तमाम कर्मचारी देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं? देखिए, पहले आपने कहा कि एक एसोसिएशन ने आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा मांगा जी। मुझे लगता है कि ऐसा एसोसिएशन जो आरबीआई का गवर्नर का इस्तीफा मांगने की जगह पर वो कर्मचारी जो मुसीबत में काम कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कुछ सोचता तो ज्यादा अच्छा था। आरबीआई गवर्नर के अगर इस्तीफे से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो सब उसके लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी जगह पर जो है वो गलत हो रहा है। लोग, बैंक के लोग एक चपड़ासी से लेकर और चेयरमैन तक 18 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद अगर पब्लिक इस तरह से बिहेव करती है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसका हम जो है विरोध करते हैं। यानी कर्मचारी जो है सैनिकों के बाद आज पूरे देश में सबसे ज्यादा काम कर रहा है और लोग उसके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं। कहीं शटर बंद कर दिया जाता है, कहीं ग्रिल तोड़ी जाती है, कहीं कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है। क्या ये मान लिया जाए कि अब आगे आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रही, खराब करने के लिए ये जो नेता, ये पॉलिटिशियन जो लोग बैठे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा ये कराया जा रहा है। आज भी बैंकों में स्थिति बहुत नॉर्मल हुई है। आरोप जो बुनियाद आरोप। एक मेरी बात सुन लीजिए पहले, आलोक जी बात सुन लीजिए, बाद में जवाब देना। अरे मेरी बात सुनो पहले। मैनेजर काला भगारी मेरी बात सुन लीजिए, आप मैनेजर मैनेजर
बैंक बंद करने के बाद परसेंटेज लाइन में जाकर दिखाई दे रहे हैं, लोगों से वो नहीं समझ आ रहा है क्या? इससे अच्छा ये नेता तो क्या बिना लाइन पे जाके खड़े हो जाएगा? क्या कोई नेता बिना लाइन के वो चले जाएगा? सिर्फ उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बिना राहुल जाते हैं, क्या वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैंक कर्मचारी जो मर रहा है उसके लिए किसी भी नेता ने आज तक बात कर रहे हैं? कौन नहीं कह रहा है? बैंक कर्मचारियों की अगर दुर्दशा है तो उसके लिए ये केवल एक तरफ के नेता हैं या दोनों तरफ के नेता हैं जो रोटियां सेक रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, पब्लिक परेशान नहीं है, पब्लिक लाइन में लग के लेने के लिए तैयार है। बैंक कर्मचारी 18 घंटे का 24 घंटे काम करना है, लेकिन इन नेताओं को तो अपनी सियासत चमकानी है। इनके जो ब्लैक मनी है वो सारी ठप हो गई है और उसके कारण से जो है पब्लिक को भड़काने में लगा। आप बताइए कौन? लेकिन राणा साहब करीब 70 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल हुई है, उसका हमारे को दुख है, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई नेता गया क्या? अब तक पैसा पूरा नहीं आ पाया। मनोज जी, अगर ये पैसा पूरा आ जाता तो शायद ये परेशानी बताता हूं। अभी आपको कल की यूपी का एक उदाहरण देता हूं। रिजर्व बैंक से एक बैंक में मेरठ में कैश आना था। सरकार से कहा गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप हमें फोर्स जो है प्रोवाइड कराइए, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास फोर्स नहीं है। तो इसमें बैंक कर्मचारी क्या करेगा? बैंक कर्मचारी तो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है, कर रहा, लेकिन ये जो नेता है, कोई नेता वहां लाइन में लगे लोगों के पास गया कि आपको क्या परेशानी है, आपकी हम सेवा करते हैं, आप अच्छी तरह से लाइन लगाइए, आपको हम कैश दिलाएंगे, कोई नहीं, सिर्फ उनको भड़काने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल। उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि 17 तारीख को सरकार ने बोला था कि हम शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की परमिशन देंगे, और ये खबर सुनते ही उन लोगों के चेहरे चमक गए, उन दुल्हा और दुल्हन के चेहरे चमक गए जिनके यहां पर शादी थी कि चलो कम से कम कुछ राहत तो मिली। लेकिन आधिकारिक तौर पर कल ऐसी सूचना मिली है कि नोटिफिकेशन पहुंचा, और 17 तारीख को जब इस बात की सूचना मिली तो तमाम लोग बैंकों में पहुंचे और कहा कि साहब सरकार ने कह दिया आप 2.5 लाख रुपए दो। बैंक के अधिकारी, बैंक के कर्मचारी बोले कि जनाब नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, सरकार आज सोचती है, घोषणा दे देती है मीडिया में, और जब पब्लिक वहां पर पहुंचते हैं, बैंकों में पहुंचते हैं, अधिकारी के पास पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये क्या है? ये तमाम क्योस जैसी स्थिति क्यों? अब ये साफ दिखा रहा है ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये कि पैसा है नहीं है। अब पैसा नहीं है तो फिर आप उस पर कंडीशन लगाते हो कि आप फलाना सर्टिफिकेट लाओ कि वो उनके पास में बैंक के खाते हैं है या नहीं। तो बेसिक प्रॉब्लम तो कैश की है यहाँ पे। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, अभी नाबार्ड की जो बात चल रही थी, अब वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो गया, लेकिन बात तो यहाँ कैश की हो रही है। मतलब लोगों को लोन देने की बात नहीं है, ऋण देने की बात, वो तो आप दे दो अकाउंट्स में, लेकिन बात तो यह है कि लोगों तक पैसा कैसे पहुंचे। और आपके पास अगर कैश नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से क्या हो जाएगा? तो बात तो असली आ रही है कि आप किस गति से नया पैसा पैदा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और उसमें कितना समय लगेगा। अगर और आप 2-3 महीने इस तरह से निकालना चाहते हो तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा? तो ये सारी चीजें देखने वाली बातें हैं, और इसके बारे में कोई सुझाव देके भी क्या करेगा, क्योंकि उनके पास तो प्रेस नहीं है। तो अल्टीमेटली तो बात ये आ गई है कि कैश नहीं है तो फिर क्या किया जाए? कैश नहीं है, अगर नगद नहीं है गणेश साहब तो क्या कहा जाए, क्योंकि लोग इंतजार कैश का कर रहे हैं, बैंक के लोग भी इंतजार कैश का कर रहे हैं। यही कारण है कि वो अपने एटीएम में कुछ पैसा डालते हैं और उसके बाद उस एटीएम को बंद कर देते हैं। बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बैंक है। मुझे लगता है इसका सामना आपने भी किया होगा कि जब आप बैंक में गए होंगे तो आपको नोटों की कुछ गड्डियां 100 की दे दी गई होगी और कुछ नोट दे दिए गए होंगे 2-2 हजार के। अब इनके बीच के नोट कहां हैं? ये एक तकलीफ आप मानते हैं कि जनता के बीच में अब भी बनी हुई है, तब जबकि 15-16 दिन हो चुके हैं। गणेश जी, आप मानते हैं कि नगद की समस्या है बैंकों में जो नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, जब मैंने पहले भी कहा है कि एक एक करके सभी बैंकों में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जी, जैसे जैसे नोट छपते जा रहे हैं वैसे वैसे पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, और पहले से आज 14 दिन हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार उसकी गति बढ़ रही है। 50 दिन का समय प्रधानमंत्री जी ने मांगा है, 50 दिन इंतजार करिए, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सारी स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नोट इतना छपेगा कैसे, वो व्यवस्था पूरी तरह से हो चुकी है, पूरी व्यवस्था चालू है, और मैं समझता हूं कि इसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, बजाय लोगों को भड़काने के लोगों को समर्थन करना चाहिए। इतना बड़ा सुधारवादी कदम हुआ है, और मैं समझता हूं कि जब आप लोग खुद जाते हैं और जब भीड़ में खड़े लोगों से पूछते हैं तो खुद कहते हैं
बहुत अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने और उसका समर्थन करते हैं। थोड़ी परेशानी है, उस परेशानी के लिए हम सबका साथ चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। 50 दिन तक, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा गणेश जी? अपने आप बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। 50 दिन के बाद फिर बात करेंगे। आलोक जी, मनोज जी, 50 दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब तक इंतजार करे विपक्ष? देखिए, दिनों का फेर और जुमलों का फेर जो है उसमें जनता पूरी फंसी हुई है। चुनाव से पहले कहते थे 100 दिन में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे जी। फिर मोदी जी ने 8 तारीख को कहा कि 2-3 दिन लगेंगे। फिर अरुण जेटली साहब ने कहा कि 2-3 हफ्ते लगेंगे। अब मोदी जी साहब कह रहे हैं कि 50 दिन लगेंगे। अरे भाई, आपके पास तो 5 साल है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पूरे 60 साल पिछले 12 देश से अरे सर सुन तो लीजिए, पिछले 12-13 दिन के अंदर आपने 25 फैसले बदल दिए। 25 फैसले बदल दिए आपने पिछले 12-13 दिन में। फैसले नहीं बदले, सरेआम कभी पेटीएम का, अरे भाई कभी पेटीएम, अरे सुनिए तो सही साहब, आप इतना इंपॉर्टेंट विषय, कभी पेटीएम को आप ऑथराइज कर रहे हैं, कभी बिग बाजार को कर रहे हैं। 700 करोड़ रुपया 1000 में से पिछले 1 साल में जो आया है वो 500 और 1000 के नोटों के थ्रू आया आपके यहाँ पर। जब अनाउंसमेंट होती है उसके चंद घंटों पहले आप करोड़ों रुपए अपने बैंक में जमा करते हैं। आपके नेता 500 करोड़ की शादी करते हैं, 1 हफ्ते बाद इनकम टैक्स के 2 लोग जाते हैं, जब तक उसको बता दिया जाता है कि सब कुछ हटा लो वहां से जो जहां रखा हुआ। कोई दम नहीं। अरे भाई सुनिए, बेकार के आरोप नहीं है, राजनीतिक आरोप है। मैं वही कह रहा हूं कि आप पूरे व्हाइट पेपर लेकर आइए ना, आपके कौन कौन से अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं, आप व्हाइट पेपर लेके आइए ना, कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या पैसा हुआ। मैं तो अकाउंट बताने लग रहा हूं। अरे भाई, जनता बताने लग रही है, तमाम अकाउंट नंबर बता रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपए हम जून और जुलाई में 500 और 1000 के और कैश की फॉर्म में आया, वो कहां से आया जरा बताइए। आप कह रहे हैं साहब भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं 12 दिन में 13 दिन में जितना भ्रष्टाचार हुआ इतना तो पिछले 12-13 महीने में भी नहीं हुआ। एक गरीब आदमी अपना 1000 का नोट आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। उपाध्याय साहब, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि देश में चर्चा चल रही थी काले धन को लेकर। ये जो पैसा जमा हुआ है, इसमें कितना पैसा काला धन है और कितना सफेद है, क्या इसकी जानकारी मिल पाएगी? क्योंकि यह भी कहा गया है कि इस बीच बहुत बड़ा काला धन था जो लोगों ने सफेद किया, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का घोटाला है। आखिर है क्या, कैसे पकड़ा जाएगा? नहीं, ये जो 5 लाख करोड़ आया उसमें तो ज्यादातर व्हाइट ही होगा, उसमें काले की कहां बात है। तो फिर सरकार कैसे कहती है कि हम काले धन को मारना चाहते हैं? काले थोड़ी है, तो हमने जमा कराया है, हर आदमी ने जमा कराया जाके। मेरे पास अगर 50,000 रुपए घर पे पड़े थे, मैंने जाके जमा करा दिया, वो काला कहां से हो गया? हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत काला हो कि लोगों ने दूसरे लोगों को यूज करके कुछ पैसा डलवाया हो, लेकिन वो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं हो सकता। अभी 10-12 लाख करोड़ तक जो आएगा उसमें तो काले का हिस्सा कम होगा। जो 2-3 लाख करोड़ बचेगा वो ही माना जा सकता है जो जमा नहीं होगा, जो जमा नहीं होगा। और एक और आप उसमें ऐड कर सकते हो, 1-2 लाख और करोड़। तो कुल मिला के वो बात है। अभी जो जमा हो रहा है वो तो ज्यादातर व्हाइट है, आदमी लाइन में लग के अपना पैसा जमा कर रहा है। लोगों को डर लग रहा है कि क्या होगा, पता नहीं कौन सी नीति कल बदल जाएगी। तो वो तो 10 लाख करोड़ तो आना ही है। मनु जी, तो उसमें तो वो तो ज्यादा व्हाइट है। 1000 और 500 नोट का सरकार ने छापा जी, उसमें से 85% वो पैसा गायब है। वो पैसा चाहे व्हाइट मनी हो चाहे ब्लैक मनी हो, वो चलन से बाहर है, तो उसको लाने का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो वापिस चला जाएगा। नहीं, वो लाने का काम होना चाहिए, लेकिन वो पूरा काला तो नहीं है। नहीं, ये कहा भाई, हम तो कह रहे हैं कि 85% जो 100 और 1000 और 500 का नोट था जो गायब है, जो चलन में नहीं है, वो आना चाहिए। यही तो है, इसलिए तो बैंक में कुछ समय के लिए आ रहा है। 2 महीने बाद वो वापस चला जाएगा लोगों के पास। 2 महीने नहीं, कैसे चला जाएगा? मुझे लगता है कि इसलिए आप लिमिट आपने लगाई है कि इतने से ज्यादा लोग नहीं निकाल सकते। इसको बहुत, अगर आपको काले धन वाकई रोकना है, काला धन अगर बाजार में उसका प्रभाव ना हो, लोग उसे अलग कर ना रखें, तो इसके लिए ये लिमिट बरकरार रहेगी क्या? क्योंकि आप लिमिट खत्म करेंगे तो काला धन बाजार में फिर आ जाएगा। है कि अभी जितना जरूरत है उतना बैंक में नोट नहीं है, इसलिए लिमिट है कि लोगों का काम भी प्रभावित न हो और उसके आधार पर हम उतना पैसा पहुंचा सके बैंक में। चलिए, आपने स्वीकार कर लिया कि बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में नकद नहीं है। काला धन खत्म करने का जो ये उपाय किया गया है, लोगों की मानसिकता बदले कि हमें अब अपने पूरे खर्चों को, अपनी कमाई को पूरी तरह से बैंक के माध्यम से करना चाहिए। इसलिए किया गया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अभी भी जो सरकार, अभी जो बैंकों ने 1.5 लाख करोड़ जो बांटा है, लोग तो उसको दबा के बैठ गए। लोगों में तो इतना भय पैदा हो गया कि पता नहीं कल क्या होगा।
तो अभी वो पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो लोगों जब भी मौका मिलेगा लोग तो पैसा निकाल के अपने पास फिर रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वही थोड़ा सा उनको सहारा लगता है। जी आलोक जी, आप कुछ बोल रहे थे। समझता हूं कि जो अभी अर्थशास्त्री महोदय ने बात कही है कि जितना पैसा अभी तक आया है वो लोगों ने अपनी पॉकेट में या अपने घर में रख लिया है। उसका कारण यह है कि सबके अंदर यह है कि पता नहीं आगे क्या होगा कि नहीं होगा। उस पूरी लिस्ट में मैं भी शामिल हूं। जो भी मैंने 10-20 हजार रुपए कन्वर्ट कराया, मेरे मन में भी यह है कि पता नहीं 24 तारीख के बाद गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए पैसा रहेगा कि नहीं। मैं समझता हूं इकोनॉमिक सिस्टम में आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है? जब आपने पैसा जो निकाला उसको खर्च नहीं किया, अरे आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा? अरे साहब सुनिए ना, नहीं कर रहा कोई। अरे साहब सुन तो लीजिए, चल रहा होगा। सुनिए तो सही साहब। अरे साहब सुनेंगे नहीं, आप लोग घर के खर्चे पूछने लग गए। सरकार चला रहे हैं, आप घर के खर्चों पे नजर रख रहे हैं। हर व्यक्ति के पास 10,000, 5,000, 100 के नोट पे घर। अरे साहब सुन तो लीजिए ना सर, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। आप सुनना नहीं चाहते हैं। अगर वाकई सुन तो लीजिए उत्तर। सरकार हर खर्चे पर, हर चीज पर पूछेगी कि ये फीस आपने कहां से दी, ये पेट्रोल कितना डलवाया, यात्रा कहां से की। तो 500 करोड़ की शादी का तो पूछ लो पहले। वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ का अब तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के घर पर 91, उनकी गाड़ी में 91 लाख रुपए मिले हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज मुंबई में ही भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद के पास 31 लाख रुपए मिले हैं। गणेश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस का हो चाहे कम्युनिस्ट का हो, नहीं, चूंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अब तक भारतीय जनता, गणेश जी, कानून कोई सिर्फ एक के लिए नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे कम्युनिस्ट वाला हो, चाहे बहुजन वाला हो, चाहे कानून वाला हो, कानून गणेश जी, क्योंकि इसके पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस वाले शांत बैठे क्योंकि अब तक एक भी कांग्रेसी पकड़ा नहीं गया है जब से नोटबंदी लागू हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें किसी और से डर नहीं लग रहा बल्कि नरेंद्र मोदी से डर लग रहा है। आप देखिए 2 तस्वीरें, महाराष्ट्र के मंत्री की गाड़ी में 91 लाख रुपए मिले हैं और तुरंत राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया और जो जवाब दिया गया वो जवाब खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग कहता है कि आपका जवाब गलत है, मैं इसे नहीं मानता। आज मुंबई में ही पार्षद के भाई के पास से 31 लाख रुपए मिले हैं। मध्य प्रदेश में नए नोटों से 24,000 की रिश्वत भोपाल में दी गई है। 3 लाख रुपए की रिश्वत गुजरात में दी गई है। तो ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे थे, कांग्रेस की अब तक एक भी तस्वीर दिखाई नहीं दी है। उनके खिलाफ जो कानून होगा कार्रवाई करेगा। नहीं तो थोड़ा पार्टी भी तो पूछ ले। नहीं, पार्टी पूछ रही है कि आप 5 लाख करोड़ अगर कानून के भरोसे गणेश जी रहेंगे तो कानून के भरोसे अगर रहेंगे तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इस देश में तमाम एजेंसियां हैं और इन सबको पता है कि काला धन किसके पास है अगर कानून के भरोसे चलें। लेकिन काला धन खत्म नहीं हो पाया ना। आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ा जिसमें आपने नोटबंदी लागू कर दी है, जिसमें आपने नकदी रोक दी है, आपने पैसों का चलन रोक दिया है। ये इसलिए कि काला धन खत्म हो। तो इसलिए कानून अगर अपने हिसाब से काम करेगा तो सालों लग जाएंगे, वो खत्म नहीं हो पाएगा। ये आप ही के नेता बोलते हैं। नहीं, कानून अपना काम करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो कानून के तहत लिया है, कानून ही उसमें काम करने वाला है। और मैं आने वाले समय में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की व्यवस्था बदलेगी, फिर से एक बार नया भारत बनेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव गरीब किसान सबकी पूरी मदद होगी, विकास के सारे काम होंगे। जो बेईमानी किया है 60 साल इन लोगों ने, उनके प्रधानमंत्री जी खुद कहा करते थे कि हमने दिल्ली से 1 रुपया भेजा, 15 पैसे गांव पहुंचा, 85 पैसे गायब हो गया। वही तो काला धन है। उसी काले धन को तो खोज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वो काला धन जो था वो बाहर आए और देश के विकास में खर्च हो, यही तो तैयारी है हमारी। गणेश जी, दावे के साथ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। दावे के साथ बिल्कुल पूरी कोशिश है भ्रष्टाचार खत्म करने की। कोशिश क्या होती है? और कहीं अगर कोई गड़बड़ करते हुए मिला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और भविष्य में फिर होगी। कोशिश क्या होती है? तस्वीरें तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जिस अधिकारी का नाम लेते हैं कि बिस्तर के नीचे नोटों की गड्ढे मिली, वो भी भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य की उदाहरण दिया उन्होंने। किसी का तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को बचाने का काम हुआ है। और आज अगर 1000 का और 500 नोट का बंद हुआ है, जिसके पास होगा उसको या तो बैंक में जमा करना है या तो उसको बताना है, देखिए करना है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कहूंगा थोड़ा सा शांति से सुने। 500 के नोट बंद नहीं हुए, केवल बदले गए हैं। वही तो पुराना नोट बंद हुआ। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही। अरे सर सुनिए ना आप जरा, एक्साइज और इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर कहेगा साहब मैं तो पुराने लोटों में रिश्वत लेता था, नए में नहीं लेता मैं अब। क्या ऐसा कर दिया आपने कुछ? दूसरी चीज, आप बार बार विकास की बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर गया, रुपी वर्सेस डॉलर गिर गया। आप मुझे बताइए ना, विकास है कहां? वो कहां पर है विकास? 1 करोड़ लोग 12-14 दिन में बेरोजगार हो गए और आप अभी भी बेरोजगार। आलोक जी, होने के लेकर तो सरकार कह रही है कि कुछ दिनों की परेशानी है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये 50 दिन कुछ दिन नहीं होते थे, 50 दिन साल में कुछ दिन नहीं होते। नहीं, इसे लेकर सरकार ने कहा है कि कुछ दिन की परेशानी है, 50 दिन की परेशानी, उसके बाद रामराज आ जाएगा। 50 को कुछ कैसे कह सकते हो आप? कुछ दिन, 2 महीने हो गए, साल में 2 महीने कुछ दिन होते हैं क्या? नहीं। और अच्छा उपाध्याय जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि 50 दिन बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी या लंबा असर पड़ेगा? अभी जो है, जो भी हो रहा है, जिन भी व्यवसायों पर, ट्रेड पर, खेती में, जहां भी जो फर्क पड़ रहा है, तो उसका असर तो बहुत दिनों तक जाएगा। उसके दोबारा सेकेंडरी इफेक्ट्स आएंगे। प्रोडक्शन अगर कम होगा, लोग अगर डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सारी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। तो अचानक वो 1 जनवरी को नहीं सुधर जाएगी जी। उसको सुधरने में पता नहीं फिर साल 1.5 साल, पता नहीं कितना समय लगेगा। कुमूर साहब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि गांव का इलाका वो अच्छी तरह समझते हैं, ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए हैं, नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुमूर साहब, जो स्थिति अभी बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि गांव में इसका बड़ा असर हो रहा है, किसान परेशान है, किसान बुआई के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। क्या आप मानते हैं कि वाकई ऐसी स्थिति वहां पर है और इस पूरी अर्थव्यवस्था को संभलने में समय लगेगा? कुमूर साहब के पास लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। राणा साहब, क्या आपको लगेगा कि अभी इस तरह संभलने में समय लगेगा अर्थव्यवस्था को, चीजों को? 50 दिन का समय तो मांगा है। देखिए, आस्ता आस्ता नॉर्मल हुआ है। आज 12, 13, 14 दिन हो गए, कुछ नॉर्मलसी आई है, आगे भी नॉर्मलसी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय में पूरे देश के लोगों को, जो आप कह रहे थे कि वे लोग उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कैश विड्रॉल को, तो उसके कारण क्या है कि हमारे यहाँ देश में लोगों को सोच है। उनको लगता है कि क्राइसिस ना आ जाए, वो इकट्ठा करने की सोचते हैं। जो भी आया, अगर लिमिट बढ़ा देंगे तो लिमिट बढ़ा के भी ये लोगों में सोच नहीं है, व्यापारियों में भी सोच है कि अगर किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको स्टॉक कर लेते हैं। और यही कारण है कि एक देश के एक इलाके में प्याज सड़ रहा होता है और दूसरे इलाके में वही प्याज 40 और 50 रुपए किलो मिलता है। एक देश में वार हुई और वहां पर एक सरकार के द्वारा सिर्फ अनाउंस हुआ कि जो अंडे हैं वो सिविलियंस नहीं खाएंगे, सिर्फ सैनिकों के लिए हैं। और जब वो देखते हैं, सुबह अनाउंसमेंट होती है और शाम तक जो दुकानों पर या स्टोर्स पे जो लोग घर में अंडे रखे हैं वो लाके वहां रख देते हैं ताकि ये सैनिकों के लिए चाहिए, देश की जरूरत है। लेकिन यहां तो उल्टा ही काम है। सरकार अगर कुछ कर रहे हैं तो, या बैंक वाले कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने की जगह उनको सिर्फ उकसाने में लगे हैं, उनको गालियां देने में लगे हैं। देश के इस नेचर को अगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, उपाध्याय जी जानते हैं, हम जानते हैं, तो सरकार क्यों नहीं समझ पाई? क्या सरकार नहीं जानती थी कि ये स्थिति क्रिएट होगी? इसके उपाय जो हर रोज नए उपाय बन रहे हैं, सरकार हर रोज नए उपाय सोच रही है और एक उपाय लागू करती है, फिर कहती है कि हम इसके नियमों में सुधार कर रहे हैं। जब तक उसको समय हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। नाबार्ड को लेकर आज ये फैसला हुआ है, इसके पहले भी हो सकता था। कुमूर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो फैसला हुआ है कि 20,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिए जाएंगे, लेकिन गांव पैसा नहीं पहुंचा और पैसा पहुंचा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया गया है, तो क्या नगद आपके पास उतनी तेजी के साथ आ जाएगा जितनी तेजी के साथ आप बता रहे हैं, और किसानों तक भी पहुंच जाएगा? एक बात समझ लीजिए जी, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी इनका पास सेलेक्टेड सैंक्शन क्रेडिट लिमिट होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक से उनको ट्रांसफर हो जाता है। वही बात मैं बोल रहा था, जब तक कैश का मामला है, वी शुड बिलीव गवर्नमेंट का तरफ से और आरबीआई तरफ से 2 स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, जहां पे बोला गया है कि
ऑलरेडी जितना नोट चाहिए उतना प्रिंट हो चुका है एंड ये कैश इज अवेलेबल। और दूसरा एक स्टेटमेंट आया हुआ है बैंक से, आरबीआई से बैंक तक कैश पहुंचाने के लिए ये पहले 21 डेज लेता था, अभी उस प्रक्रिया को शॉर्ट करके उसको 6 दिन का कर दिया गया है। ये दोनों जो फैसले हमने सुना है, इससे लगता है कि अभी जो है प्रोसेस स्मूथनिंग हो जाएगा। अभी कैश को आरबीआई से कमर्शियल बैंक का चेस्ट तक पहुंचाने का जो टाइम है, अभी आप उदाहरण ले लीजिए छत्तीसगढ़ का रायपुर से कल इधर से भिलाई और महासमुंद से 400 करोड़ रुपए ऑलरेडी आरबीआई में वापस चले गए हैं, उसका बदले में दे विल बी रिप्लेसिंग द कैश। ऐसे अरेंजमेंट्स जो है ऑलरेडी दे आर बीइंग पुट इन प्लेस, इसलिए हमें लगता है कि ये प्रोसेस जो है दिन से दिन ये स्मूथनिंग होता जाएगा। पैसा जो है बैंक्स में, बैंक चेस्ट में और उसके जरिए से किसानों तक, बैंक तक पहुंच जाएंगे। उपाध्याय जी, कुमूर साहब कह रहे हैं कि 2 सर्कुलर आ चुके हैं, 2 ये तो सरकार पहले भी कह रही है, हमेशा से कह रही है कि नगद है हमारे पास, कैश है हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना हम देंगे। और अगर बैंकों में जाए तो बैंक के कर्मचारियों से बात करें, मुझे लगता है कि राणा साहब भी इससे सहमत होंगे। राणा साहब, जितना पैसे की जरूरत है उतना पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लाइन में लगते हैं, मैं खुद लगा हूं, मैं खुद बैंक में गया हूं, उन्होंने कहा कि पैसा आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? देखिए, पैसा आ रहा है, पैसा डेली बेसिस पे आ रहा है। रोज आरबीआई में कंसाइनमेंट आता है, आरबीआई से आगे जो हब्स बने हैं, बैंकों के हब्स बने हैं, वहां तक जाता है और वहां से आगे बैंकों में जा रहा है। ये 24 आवर्स वर्किंग इसके ऊपर चल रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जितना मात्रा में एक दिन में सारा कैश एक दिन में आप नहीं डिस्पोज कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में इतना पैसा आप रखेंगे कहां पर? तो वो पैसा जो है डेली बेसिस के ऊपर रिजर्व बैंक से हब्स में जा रहा है, हब्स के माध्यम से आगे बैंकों में जा रहा है। उपाध्याय जी, समझने की कोशिश करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है कि हम इतना पैसा छाप पाएं। उसकी एक लिमिट है कि हम इतना ही पैसा छाप सकते हैं, जितनी दरकार है उससे काफी कम छप रहा है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पर्याप्त है। तो ये पर मैं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट तो सरकार पहले दिन से दे रही है कि कैश की कोई कमी नहीं है जी। लेकिन कुल मिला के क्या देखो ना, आपकी कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ बटा है अभी तक, और 10 लाख करोड़ की जरूरत है। अब 15 दिन हो चुके हैं और ये तैयारी 1.5 महीने से तो चल ही रही होगी, तो 2 महीने में ये तैयारी तो 6 महीने से पहले कहा गया कि 10 महीने से चल रही है, वो तो कहा गया कि 6 महीने से तैयारी चल रही है। वो तो गलत बात है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर तो नए गवर्नर के हैं जी। हाँ, तो अब 2 महीने भी मान लो तो भी कितना सा कुल मिला के कितना पैसा निकला है। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि जो भी पैसा निकला है वो लोग दबा के बैठ गए हैं, क्योंकि लोगों को तो बहुत डर है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो भी मार्केट में नहीं है जी। गणेश जी, जी सुना आपने? देखिए, ये सब जो बातें हो रही है जी, मुझे लगता है कि ये बातें हो रही है विरोध करने के उद्देश्य से हो रही है जी। और जबकि रिजर्व बैंक ने और केंद्र सरकार ने जितना स्पीड से काम किया है, आज वो लगातार समाचार पत्रों में आ रहे हैं कि अब इतने एटीएम में पैसा पहुंच गया, इतने बैंकों में पैसा पहुंच गया। अब जैसे नाबार्ड को 21,000 करोड़ रुपए दिया गया, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि कैश नहीं है तो कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, पैसा नहीं दिया गया। खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो उनको तो सिर्फ परमिट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। परमिट मिल जाएगा और उसको खाद भी मिल जाएगी, बीज भी मिल जाएगी, इसीलिए निर्णय लिया गया। और इसी तरह से शादी में भी जो पैसा उनका 8 तारीख के पहले जमा हुआ है, उसमें 2.5 लाख रुपए बैंक में दे रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में कई लोगों को पैसा मिला हुआ है और सब जगह पैसा पहुंचा। आपने अपने क्षेत्र में दिलवाया हो गणेश जी, लेकिन 17 तारीख को सरकार ने बोला था, 17 तारीख को सरकार ने बोला था और बैंकों में नोटिफिकेशन 22 तारीख को पहुंचा है। उसमें भी देश के ज्यादातर इलाकों में ये कहा गया बैंक के द्वारा। और हमने आपको मध्य प्रदेश के आपके इलाके के एक व्यक्ति बोल रहे थे कि बैंक में हम गए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है, हम आपको कैसे पैसा दे दें। ये कैमरे बोल रहे हैं, लेकिन अब पहुंच चुका है। आज आप बात करिए, आज पहुंच चुका है। नहीं तो 17 से 22 क्या इतना समय लगता है? पर जब आदेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तो आप कुछ घंटों में कर देते हैं, लेकिन कागज का जो टुकड़ा है उसको देने में इतने दिन कैसे लगाते हैं? मनोज जी, देश छोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है और स्वाभाविक है कि यही तो आपको सोचना चाहिए समय लगता है। यही तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था, यही तो देश के वित्त मंत्री को सोचना चाहिए था कि देश छोटा नहीं है, देश बहुत बड़ा है। और अगर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए तो उससे बड़े फैसले लेने से पहले थोड़ा समझ लिया जाए, सोच लिया जाए, उसको चरणबद्ध तरीके से किया जाए। प्रार्थना है
सब लोग समर्थन करिए। बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, इससे देश को एक नई दिशा मिली है। देश में भयंकर उत्साह है। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तो ये जब देश अच्छा, वो तो हम भी कहते हैं कि अच्छा कदम उठाया गया, देशवासियों को साथ देना चाहिए कि उनका विरोध करना चाहिए। नहीं, वो तो गणेश जी हम भी कहते हैं कि अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से भी लागू किया जाता। पहले हवारा कारोबारियों के गले पकड़े जाते, फिर वायदा कारोबारियों के गले पकड़े जाते, फिर इनकम टैक्स और ईडी से वो लिस्ट मांगी जाती कि जरा भाई सूची दे दो। जैसा कि खुद आज पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई ने कहा है कि क्या इनकम टैक्स विभाग को नहीं पता कि इस देश में किस किस के पास काला धन है। लेकिन वो तो मजे कर रहे हैं। हमारे देश में जो जनता परेशान हो रही है। हमारे देश में जो करेंसी है, हमारे देश की जो करेंसी है, उस करेंसी को बदलने, उसको टेंडर खत्म करके नया करेंसी लाने का हुआ है। किसी के ऊपर छापा डालने का नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं हुआ। साफ साफ बात है, यदि आपके पास लिमिट से ज्यादा पैसा है तो या तो आप जमा करो, डिक्लेयर करो, या तो फिर आप उसको किसी तरह से छुपाने के काम करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचमुच सेविंग करते हैं। आज उनको लग रहा है कि ठीक है सरकार ने फैसला लिया है, तो वो लोग बैंक में ले जाके जमा कर रहे हैं। अच्छा गणेश जी, जमा कर रहे हैं। गणेश जी, किस किस की आप जांच करेंगे? देखिए आज खुद सरकार ये कहती है, आलोक जी आपके पास आता हूं, सरकार खुद कहती है कि बैंक के कई अधिकारी और कर्मचारी बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद कर रहे हैं, वो वहां पर नोट बदल रहे हैं, हम इसकी जांच कराएंगे। कई राज्यों से सूचना आ रही है कि जनधन के खातों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें काला धन जमा हुआ है, क्या उनकी जांच कराएंगे? सरकार का जो तंत्र है, सरकारी जो तंत्र है, सरकार की नजर में वो खुद संदिग्ध हो गया है। आप बाद के लोगों के पास तो बाद में जाएंगे। जिसके पास ब्लैक मनी है वो कोई न कोई रास्ता खोजेगा व्हाइट करने के लिए, इसलिए उस पर रोक लगाना तो जरूरी है। आतंकवादियों के पास नए नए नोट मिल जाते हैं आपके, आतंकवादियों के पास नए नए नोट मिले हैं, निश्चित तौर पर ये सबको पूरे देशवासियों को पता लगा है, उसकी भी जांच होगी कहां से पहुंचा उनके पास। आलोक जी, देखिए मैं समझता हूं कि बार बार कहा जा रहा है कि बैंकों के पास जमा पैसा हो जाएगा और विकास होगा, गरीब और किसान और मजदूर सबके पास पैसा पहुंच जाएगा। अरे भाई बैंक तो पूरी तरह से एक व्यापारी है, वो अपने बॉन्ड्स भी इशू करते हैं, शेयर्स भी इशू करते हैं, वो विदेशों में भी पैसा लगाते हैं। क्या एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई और तमाम जो ग्रिंडलेज और तमाम जो एमएनसी बैंक्स हैं वो गरीबों के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए और उनकी दवाई के लिए पैसा लगाएंगे? बीजेपी किसको गुमराह करती चली जा रही है? आप कह रहे हैं कि साहब देश बहुत बड़ा है, 5 दिन लग गए एक चिट्ठी को पहुंचने में, देश बहुत बड़ा है। मोदी जी ने 2D, 3D, 5S, P, 4P सबके फार्मूले सुना लिए, डिजिटल इंडिया के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और एक चिट्ठी पहुंचने में 5 दिन लग गए आपको। मैं केवल ये जानना चाहता हूं क्या किसके पास कितना पैसा रहेगा, ये लिमिट भी सरकार तय करेगी क्या? कभी पीएफ के ऊपर आप कैंची चला रहे हैं? अरे भाई 2.5 साल हो गए। सांसद महोदय आप सुन लिया करें बात को, बीच में बोलने लगते हैं। 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को, 2.5 लोगों को कम से कम जेल में डाल देते आप लोग केवल और केवल भाषण और जुमलों से सरकार को देश को चलाना चाहते हैं। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम अगर बैठ जाएगा तो भाषण काम नहीं आएंगे आपके। पूरा सिस्टम जिस तरह से आप देखिए, महंगाई जो 20-22 रुपए किलो आटा था वो 28 और 30 रुपए किलो पहुंच गया है। 12-13 रुपए किलो, 12-13 दिन में के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ कभी नहीं हुआ है। आप बार बार कह रहे हैं काला धन काला धन। अरे भाई किसी महिला के पास 50,000 रुपए कई सालों में इकट्ठे किए थे, क्या वो पूरी तरह से वो काला धन डिक्लेयर कर दिया आपने? पूरे देश को चोर ठहरा दिया और पकड़े कौन जा रहे हैं? आपके मंत्री, आपके सांसद, आपके पार्षद, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। लोगों को पूरे देश को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये देश के साथ न्याय नहीं है, देशद्रोही न्याय किया जा रहा है। और अरे भाई आप मुझे केवल ये बताइए, देश के लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक देश आप ही देश के ठेकेदार हो गए, हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए, गौ माता के ठेकेदार हो गए। देश आपको पता है देश क्या कह रहा है? ये तमाम लोग लाइनों में खड़े, वो नहीं दिख रहा आपको कि देश क्या कह रहा है? पठानकोट में अटैक होता है, उसके बाद आप वहां पर आईएसआई के लोगों को बुलाते हैं, उसको भी मास्टर स्ट्रोक। आप उससे सवाल पूछ लिया जाए तो देखिए तो देश की सुरक्षा भी करते हैं। इस तरह का माहौल विपक्ष कुछ भी कहता है, लेकिन सरकार को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप भी जारी किया था, उसमें बताया कि काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, काफी अच्छे रुझान आए हैं और उसमें देश के लोगों ने पसंद किया है। लेकिन ये वही लोग हैं जो पेटीएम और कार्ड के जरिए खरीद फरोख्त करते हैं। उसमें क्या लाइन में लगने वाले मजदूर, गांव की जनता, क्या इन लोगों ने भी अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज की होगी? लेकिन इन सब के बीच 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 500 का और 1000 का नोट कागज का टुकड़ा। लेकिन समय देखिए
अभी फिलहाल धड़ल्ले से चल रहा है, बैंकों में जमा भी हो रहा है, लोग उससे खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ सुविधाएं जिनकी अभी तारीख नियत की गई है, तय की गई है, उन्हें और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सरकार पर संकट अभी कम नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल जवाब कर रही हैं, सरकार संसद में अभी जवाब नहीं दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे दबाव दिया जाएगा। लेकिन सबको इंतजार 50 दिनों का है कि 50 दिनों के बाद लोग मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने समय मांगा है तो 50 दिन के बाद समस्या नहीं रहेगी, और अगर समस्या रहेगी तो सरकार क्या कहेगी, फिर देश की बात, दुनिया की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा को विराम देता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस चर्चा में शामिल रहे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।